ये आदमी खौफ के मारे अपने ही 12 साल के बेटे के सर में गोली मार देता है। मगर हैरत की बात ये थी कि गोली लगने के बावजूद उसे एक मामूली खराश तक नहीं आती, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका था जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक मासूम बच्चा इतना खतरनाक बना कैसे? कहानी का आगाज एक सुनसान और अंधेरे से मगलूब फार्म हाउस से होता है, जहां टोरी और कायल नाम के मियां बीवी रहते हैं। दोनों कई सालों से औलाद के लिए तरस रहे थे, मगर हर कोशिश के बावजूद टोरी मां नहीं बन पा रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक पूरे घर की रोशनियां टिमटिमाने लगी और अगले ही लम्हे इतना जबरदस्त धमाका हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज उनकी छत पर आ गिरा हो। धमाका इतना खौफनाक था कि पूरे घर की दीवारें हिल उठी। टोरी और कायल फौरन खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां दूर जंगल के बीच एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी और धुएं का बड़ा सा बादल दिखाई दे रहा था। टोरी किसी शहर के असर में आकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। कायल टॉर्च लेकर उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वो टोरी के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक गहरा गड्ढा था, जिसके बीचों बीच काले रंग का एक एलियन शिप मौजूद था, जो अंदर से फटा हुआ था। टोरी उस पॉड के अंदर हाथ डालती है और वहां से एक मासूम बच्चे को बाहर निकाल लेती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो लोग दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। कायल बुरी तरह घबरा जाता है और पुलिस या चाइल्ड सर्विसेज को बुलाने की बात करता है, लेकिन टोरी उस बच्चे को अपनी गोद में छुपा लेती है। वो जज्बाती होकर कहती है कि ये बच्चा खुदा ने उनकी दुआओं के जवाब में एक तोहफा बनाकर भेजा है। कायल भी उस मासूम बच्चे को देखकर पिघल जाता है और वो दोनों इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान होकर कि ये बच्चा किस दुनिया से आया है, उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उसका नाम बेंजामिन रखते हैं। 12 साल बाद बेंजामिन अब 12 साल का हो चुका था। वो एक बेहद ज़हीन और खामोश तबीयत का लड़का था। एक दिन टोरी बेंजामिन को उठाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। टोरी भागती हुई गोदाम में जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बेंजामिन हमेशा वहीं जाता है। तभी अचानक कायल भी वहां पहुंच जाता है। वो बेंजामिन को सख्ती से मना करता है कि इस गोदाम में आना मना है, क्योंकि यहाँ फर्श के नीचे एक खुफिया तहखाना था जिस पर ताला लगा हुआ था। यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने उस एलियन पॉड को छुपा कर रखा था। उसी दिन स्कूल के साइंस पीरियड में टीचर भड़ों के बारे में पढ़ा रही होती है। बेंजामिन अचानक खड़ा हो जाता है और एक ऐसी भर के बारे में बताता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए खुद अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि दूसरी नस्ल की भड़ों के घोंसले पर जबरदस्ती कब्जा करके उन्हें अपने बच्चे पालने पर मजबूर करती है। बेंजामिन की ये अजीब और गहरी बातें सुनकर क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे बेंजामिन को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन वहीं बैठी कैटलिन नाम की एक लड़की बेंजामिन का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वो इन बेवकूफों की बातों पर ध्यान न दे। उसी पल बेंजामिन के दिल में कैटलिन के लिए एक अजीब सा एहसास जाग उठता है। उसी रात जब पूरा फार्म हाउस गहरी नींद में सो रहा था, टोरी अपनी पेंटिंग बना रही होती है। तभी अचानक उसके रेडियो से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो घबराकर फौरन रेडियो बंद कर देती है और दौड़ती हुई बेंजामिन के कमरे में पहुंचती है, लेकिन आज भी बेंजामिन वहां नहीं होता। टोरी भागती हुई गोदाम में पहुंचती है और बेंजामिन जैसे किसी जादू के असर में पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा था। टोरी फौरन उसे पीछे खींच लेती है और तभी बेंजामिन अचानक होश में आ जाता है। वो बेहद डरा हुआ और परेशान नजर आ रहा था, जैसे उसे खुद भी पता ना हो कि वो वहां कैसे पहुंच गया। अगले दिन कायल बेंजामिन को अपने साथ खेतों में ले जाता है ताकि वो घास काटने वाली बड़ी मशीन चलाना सीख सके। बेंजामिन मशीन स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींचता है, लेकिन मशीन चालू नहीं होती। वो पूरी ताकत से एक और झटका देता है और तभी भारी भरकम मशीन कई फीट दूर जा गिरती है। ये देखकर बेंजामिन खुद भी हैरान रह जाता है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब और खतरनाक ख्याल आता है। वो चलते हुए ब्लेड में अपना हाथ डाल देता है। अगले ही पल मशीन जोर से झटका खाकर बंद हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेंजामिन के हाथ पर एक खरोंच तक नहीं आती, बल्कि मशीन का मजबूत ब्लेड ही टूट जाता है। अगले दिन वो लोग कैंपिंग पर जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले टोरी बेंजामिन को ओवरकोट लाने को कहती है, लेकिन वो अजीब तरह से खाने में मशरूफ था। वो कोई भी जवाब नहीं देता। कायल उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। तभी बेंजामिन को गुस्सा आने लगता है। वो जिस कांटे से खाना खा रहा था उसे अपने दांतों से ही मोड़ देता है, जिसे देखकर कायल एक लम्हे के लिए डर जाता है। टोरी खुद ही कोट लेने के लिए बेंजामिन के कमरे में जाती है, जहां उसे बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब सी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें इंसानी आजा कटे हुए थे। कायल उसे कहता है कि हमें बेंजामिन पर नजर रखनी पड़ेगी, आखिर वो हमारा बेटा नहीं है। उसकी हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं। लेकिन टोरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कायल से कहती है कि बेंजामिन हमारी तरह का ही इंसान है और मैं उसे अपने बेटे की तरह चाहती हूँ। इससे हमें अंदाजा होता है कि टोरी
बेंजामिन से बहुत प्यार करती है। रात को टोरी की अचानक आंख खुलती है। वो देखती है कि बेंजामिन कैंप में नहीं होता। दूसरी तरफ बेंजामिन अंधेरी रात में उड़ते हुए स्कूल की उसी लड़की कैटलिन के घर की तरफ रवाना हो जाता है। बेंजामिन कैटलिन के कमरे की खिड़की के बाहर हवा में तैरते हुए उसे खामोशी से देख रहा होता है। कैटलिन जैसे ही मुड़ती है, उसे खिड़की के बाहर अंधेरे में एक साया नजर आता है और वो बुरी तरह चीख पड़ती है। बेंजामिन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है, लेकिन कैटलिन शदीद खौफजदा हो जाती है और अगले दिन स्कूल में सबको बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। क्लास के दौरान स्कूल के टीचर बच्चों से फिजिकल ट्रस्ट की क्लास करवा रहे होते हैं, जहां एक बच्चे को आंखें बंद करके पीछे गिरना होता है और दूसरे को उसे संभालना होता है। जब कैटलिन की बारी आती है तो वो बेंजामिन पर भरोसा करने से इनकार कर देती है, जिससे बेंजामिन नीचे गिर जाता है। वो कहती है कि बेंजामिन एक अजीब और डरावना लड़का है और वही रात को उसके घर के बाहर था। इस बात पर क्लास के बाकी बच्चे बेंजामिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेंजामिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आगे बढ़कर कैटलिन का हाथ पकड़ता है और उसे इतनी ताकत से दबाता है कि कैटलिन की हड्डियों के टूटने की हौलनाक आवाज पूरी क्लास में गूंज उठती है। कैटलिन दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिर जाती है। इस वाकये के बाद बेंजामिन को स्कूल से मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके वालिदैन को स्कूल बुलाया जाता है। कैटलिन की माँ एरिका, जो कि शहर की एक जानी मानी कारोबारी खातून थी और एक मकामी डाइनर चलाती थी, टोरी और कायल पर शदीद गुस्सा करती है और धमकी देती है कि वो बेंजामिन को जेल भिजवा कर रहेगी। घर वापसी पर कायल बेंजामिन पर सख्त गुस्सा करता है, लेकिन बेंजामिन के चेहरे पर पछतावे का एक भी तासुर नहीं था। इसी रात बेंजामिन को दोबारा वही शैतानी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे गोदाम की तरफ बुलाती हैं। वो उठकर दोबारा उस खुफिया तहखाने में जाता है। इस बार खलाई पूट मुकम्मल तौर पर खुल चुका होता है। इसके अंदर से सुर्ख कलर निकल रहा होता है। बेंजामिन को शेप से आवाजें आने लगती हैं, दुनिया पर कब्जा करो, सबको खत्म कर दो। टोरी भागती हुई बेंजामिन के पास पहुंचती है, जहां बेंजामिन के हाथ में एलियन शेप का एक टुकड़ा लगा होता है। टोरी पहली बार उसे जख्मी देखती है। बेंजामिन पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ? टोरी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो उनका बेटा नहीं बल्कि एक एलियन है। बेंजामिन ये सुनकर गुस्से में वहां से सीधा एरिका के डिनर की तरफ जाने लगता है। एरिका अपने डिनर में अकेली काम कर रही होती है और दुकान बंद करने की तैयारी कर रही होती है। अचानक डिनर की तमाम लाइट्स टिमटमाने लगती हैं और बाहर तेज हवा चलने लगती है। उसे महसूस होता है कि दुकान के अंदर कोई मौजूद है। वो डरते डरते किचन की तरफ बढ़ती है, जहां उसे एक साए की झलक नजर आती है, जिसने सुर्ख रंग का मास्क और कोट पहना हुआ था और उसकी आंखों से सुर्ख लैंप जैसी खौफनाक रोशनी निकल रही थी। एरिका अपनी जान बचाने के लिए भागती है और खुद को एक स्टोर रूम में बंद कर लेती है, लेकिन वो शैतानी साया, जो कि कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन था, इंसानों से तेज रफ्तार से हरकत करते हुए स्टोर रूम का भारी लोहे का दरवाजा एक ही झटके में उखाड़ फेंकता है। एरिका खौफ से कांपते हुए पीछे हटती है, लेकिन बेंजामिन अपनी तेज रफ्तार और वहशियाना ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। डिनर की खिड़कियां और शीशे टूटकर बिखर जाते हैं और एरिका का नामो निशान मिट जाता है। एरिका के अचानक गायब होने से पूरे शहर में खौफ और हिरास फैल जाता है। मकामी पुलिस और शेरिफ डिनर का मुआयना करते हैं, जहां उन्हें हर तरफ खून और तबाही के निशान मिलते हैं, लेकिन एरिका की लाश का कोई सुराग नहीं मिलता। जब कायल को इस वाकये का इल्म होता है तो उसका शक बेंजामिन पर मजीद गहरा हो जाता है, क्योंकि एरिका वही खातून थी जिसने बेंजामिन को जेल भिजवाने की धमकी दी थी। कायल अब बेंजामिन की हरकतों पर कड़ी नजर रखने लगता है और ये सब टोरी को बताता है, लेकिन टोरी एक माँ की ममता में अंधी हो चुकी थी। वो कायल की बातों पर यकीन करने से इनकार कर देती है और कहती है कि बेंजामिन सिर्फ एक 12 साल का बच्चा है जो जहनी दबाव का शिकार है। मामलात उस वक्त मजीद बिगड़ जाते हैं जब बेंजामिन के अंकल नोआ बेंजामिन को समझाने और उससे बात करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए नोह बेंजामिन से कैटलिन और स्कूल के वाकये के बारे में पूछते हैं। अचानक वो एक ऐसी बात कहता है जो नोह के खून को जमा देती है। आपको लगता है कि आप लोग मुझे कंट्रोल कर सकते हैं? मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं और अब बहुत देर हो चुकी है। नोह घबराकर गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेंजामिन पलक झपकते ही गाड़ी से बाहर निकल जाता है और तेज रफ्तारी से हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। नोह खौफ के मारे कांपते हुए कायल को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाते ही हैं कि अचानक गाड़ी की छत पर एक जोरदार धमाका होता है। बेंजामिन गाड़ी की छत पर लैंड करता है और अपनी ताकत से पूरी गाड़ी को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं और नूह इस हौलनाक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बेंजामिन हादसे की जगह पर दीवार पर अपने खूनखार मास्क वाला निशान छोड़ जाता है। उस रात बेंजामिन रात देर से घर आता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसने अपनी टी शर्ट उतारी होती है। कायल को कुछ अजीब होने का एहसास होता है। वो बेंजामिन से कहता है कि अपनी शर्ट दिखाओ मुझे, लेकिन वो नहीं दिखाता। तभी उन्हें खबर मिलती है कि नूहा का कत्ल हो चुका है। कायल भागता हुआ बेंजामिन के कमरे में जाता है और शर्ट ढूंढने लगता है।
लगता है। जब वो शर्ट देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शर्ट खून में लकपत थी। कायल समझ जाता है कि कत्ल बेंजामिन ने ही किया है। जब पुलिस कायल और टोरी को नू की मौत की खबर देती है तो कायल का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। उसे मालूम था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। वो बेंजामिन को खत्म करने का एक खतरनाक फैसला करता है। कायल बेंजामिन को झूठ बोलकर कहता है कि वो दोनों जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं। बेंजामिन खामोशी से अपने बाप के साथ चल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर जब बेंजामिन की पीठ कायल की तरफ होती है, कायल कांपते हाथों से अपनी हंटिंग राइफल उठाता है, निशाना बांधता है और बेंजामिन के सर पर गोली चला देता है। लेकिन बेंजामिन का जिस्म जैसे लोहे का बना हो, उसे खराश तक नहीं आती। बेंजामिन आहिस्ता से मुड़ता है। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और उनमें से लेजर निकल रही थी। वो अपने बाप को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराता है और बगैर कुछ कहे लेजर से अपने ही बाप के सर में सुराख कर देता है। टोरी भागकर बेंजामिन के कमरे में जाती है और वहां उसे वो डायरी और कायल के कत्ल के खाके मिलते हैं। टोरी को समझ आ जाती है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया का सबसे बड़ा जल्लाद बन चुका है। इसी वक्त घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंधेरे में बेंजामिन की उड़ने की आवाज गूंजने लगती है। टोरी का दिल हलक में आ गया था। वो तड़पते हुए दिल के साथ अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी कि जिस बच्चे को उसने खुदा का तोहफा समझा था, वो दरअसल कायनात की सबसे हौलनाक लानत बन चुका है। बाहर तूफान आ चुका था। टोरी को अचानक याद आता है कि जब बेंजामिन गोदाम में उस खलाई पोर्ट के पास गया था तो इस पोर्ट के तेज धार धाती हिस्से से बेंजामिन के हाथ पर एक छोटा सा कट लग गया था और खून निकला था। यानी इस पूरी कायनात में सिर्फ वही स्पेसशिप मेटल एक ऐसी चीज थी जो बेंजामिन की नाकाबिले तस्खीर जल्द को काट सकती थी। टोरी रोते हुए गहरा सांस लेती है, अपने आंसू साफ करती है और एक आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। वो छपने की जगह से बाहर आती है और बेंजामिन को सामने देखकर अपने हाथ फैला देती है। बेंजामिन अपनी माँ को देखकर थोड़ा नरम पड़ता है। उसकी आंखों की सुर्ख रोशनी मध्यम हो जाती है और वो एक मासूम बच्चे की तरह आगे बढ़कर टोरी के गले लग जाता है। लेकिन उसका दूसरा हाथ आहिस्ता से उसके लिबास के पीछे छुपे हुए उसी खलाई पोर्ट के एक तेज धार टुकड़े की तरफ बढ़ता है। टोरी पूरी ताकत से वो नौकेला टुकड़ा बेंजामिन के सीने में उतारने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन पलक झपकते ही टोरी का हाथ हुआ में ही जकड़ लेता है। उसका चेहरा अब गुस्से और नफरत से मस्क हो जाता है। वो टोरी की आंखों में देखता है जहां अब सिर्फ मौत का खौफ था। बेंजामिन टोरी को अपने दोनों हाथों से जकड़ता है और इंतहाई तेज रफ्तारी से सीधा ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। वो बादलों को चीरते हुए हजारों फीट की बुलंदी पर चला जाता है जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और टोरी का दम घट रहा था। टोरी तड़पते हुए बेंजामिन की तरफ देखती है, लेकिन वहां अब उसका बेटा नहीं बल्कि एक संग दिल शैतान था। बेंजामिन इंतहाई बेरहमी से टोरी को इतनी बुलंदी से नीचे जमीन की तरफ छोड़ देता है। टोरी हजारों फीट की बुलंदी से सीधी नीचे गिरती है और उसका खात्मा हो जाता है। कुछ दिनों बाद खबरों में दिखाया जाता है कि एक मुसाफिर तैयारा पुरअसरार तौर पर कायल और टोरी के इसी फार्म हाउस पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें तमाम मुसाफिर और बेंजामिन के वालिदैन हलाक हो गए। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक फजाई हादसा था, लेकिन दरअसल बेंजामिन ने इस तैयारे को खुद हुआ में तबाह करके अपने घर पर गिराया था ताकि अपनी माँ और बाप की लाशों के साथ साथ अपने तमाम गुनाहों के सबूत भी मिटा सके। तो यूं ये कहानी अपने अंजाम को पहुंची। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।